हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में फिक्स्ड फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सो डेफिनेशन ऑफ फिक्स्ड फील्ड इज, अगर अगर हमारे पास कोई फील्ड है एंड एच वी ए सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑन E. What this mean? It means that ऑटोमॉर्फिज्म का ग्रुप कैसे होगा। ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप के अंदर मैपिंग्स होंगी और वो जो मैपिंग्स होंगी दे विल बी फ्रॉम E टू E, और साथ में ये क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म होगा। जितनी भी इसके अंदर मैपिंग्स होंगी वो ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगी। ठीक, तो इन ऑटोमॉर्फिज्म का जो सब ग्रुप है वो H है। ठीक, देन द सेट E सबस्क्रिप्ट में लगाया हमने H is equal to, this set contains elements of E जिस, और वो जो X है वही X आएंगे जिसको जो H के अंदर जो मैपिंग्स हैं, जो ऑटोमॉर्फिज्म है, वो साथ में अगर E के एलिमेंट को फिक्स करेंगी फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ H का सभी एलिमेंट्स जो हैं, H के अंदर जितनी भी मैपिंग्स होंगी, वो मैपिंग कोई भी H से मैपिंग लेते हैं अगर हम, और वो मैपिंग E के एलिमेंट को फिक्स करती है, तो वो X जो है वो इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। एंड दिस सेट इज कॉल्ड द फिक्स्ड fields of fixed field of group of automorphism H। तो इसका मतलब इसके अंदर जो भी इस सेट के अंदर जो फिक्स फील्ड के अंदर वही एलिमेंट आएंगे जिसको जो H के अंदर जो एलिमेंट है, H के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो मैपिंग है। तो उसकी हर मैपिंग, कोई भी ऐसे नहीं कि एक मैपिंग के लिए फिक्स हो जाए, H की हर मैपिंग, कोई भी मैपिंग हम लेते हैं और वो मैपिंग जो है एलिमेंट को फिक्स करती है। अगर हमारे पास जैसे सपोज करो H के अंदर 5 एलिमेंट है, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 5, और यहाँ पे एक एलिमेंट हम मान लेते हैं A है, तो सिग्मा 1 ऑफ A भी A आना चाहिए, सिग्मा 2 ऑफ A भी A आना चाहिए, इससे करते करते सिग्मा 5 ऑफ A भी A आना चाहिए। अगर ये सारी की सारी जो मैपिंग्स हैं H के अंदर वो अगर इस A को फिक्स करती हैं तो ये A एलिमेंट E H के अंदर होगा, तभी ये E H के अंदर जाएगा। अदरवाइज अगर 3 मैपिंग इसको फिक्स कर रही है और चौथी और पांचवी फिक्स नहीं करती है, तो फिर A जो है वो इस सेट को बिलोंग नहीं करेगी। ठीक, और ऑब्वियस है यहाँ पे जो एलिमेंट एसोसिएट होगा सिग्मा के साथ वो ऑब्वियस है E का होगा, क्योंकि E सिग्मा का जो डोमेन है वो E है और कोडोमेन भी E है। तो डेफिनेटली जो एलिमेंट होगा वो होगा तो E का ही, लेकिन वही एलिमेंट आएंगे जिसको H का हर एलिमेंट फिक्स करेगा। सो दिस सेट इज कॉल्ड फिक्स फील्ड ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म H।
So I hope you understand this. Now, next is okay, one more point is कि अगर ये हम E of H की स्ट्रक्चर को देखें तो E of H में E के एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक, और वो कौन से एलिमेंट आ रहे हैं जो H के जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है ये जो हमारे पास ई तो हमारे पास एक फील्ड है ना, और ई के अंदर बहुत ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, ठीक। अब ई एच में सारे ई तो आएगा नहीं, ठीक है। ई एच में जो होंगे वो थोड़े से एलिमेंट होंगे, वही एलिमेंट आएंगे ई एच के अंदर। ई एच के अंदर वही एलिमेंट आएंगे जिन एलिमेंट्स को एच के एलिमेंट फिक्स करेंगे। एच का एवरी एलिमेंट जो उसको फिक्स करेगा, तो एच ई एच डेफिनेटली ई से ई एच ई के अंदर कंटेन्ड होगा। और अगर आप इसको वेरीफाई करें, सो दिस ई एच इज ए subfield of E. So keep in mind कि this fixed field of group of automorphism H is a subfield of E. तो एक तो ये subfield होगी E की। One more point, जैसे अगर हमने यहाँ पे H को लिया सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, अगर हम H को G ऑफ ई वाई एफ ले लेते हैं, और ये आप क्या था, ये था ग्रुप ऑफ एफ ऑटोमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है कि E जो है वो F की एक्सटेंशन है, ये F है, ये E का एक्सटेंशन है, और इसमें जो ऑटोमॉर्फिज्म होगा वो F के एलिमेंट को फिक्स करता है। ये लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक। सो इस केस में फिक्स फील्ड क्या होगी, देन द सेट ई एच, या ई एच लिख सकते हो, या ई और इसके सब्सक्रिप्ट में एच की जो वैल्यू है जी ऑफ ई ओवर ई बाई एफ, इट विल बी एक्स बिलोंग्स टू ई, और साथ में कंडीशन सिग्मा एक्स ऑफ एक्स फॉर ऑल सिग्मा बिलोंग्स टू एच contains f। ये जो सेट है ये f को कंटेन करेगा, ठीक। क्योंकि देखो f जो e जो है वो f का क्या है, एक्सटेंशन है। e जो है वो f का एक्सटेंशन है, और f, ये जो हमारे पास जो मैपिंग है, ये जो आपका पास h है, इसमें तो ऑब्वियस पहले ही जो भी इस एफ होमोमॉर्फिज्म में से ऑटोमॉर्फिज्म में कोई भी एलिमेंट लेंगे, वो तो पहले ही एफ के एलिमेंट को फिक्स करता है। तो अगर एफ का एलिमेंट इसके अंदर फिक्स हो रहा है तो ये एलिमेंट तो डेफिनेटली आएंगे, और एक्स्ट्रा एलिमेंट वो आएंगे जो ई के एलिमेंट होंगे, जो एफ के एलिमेंट नहीं होंगे, ई के होंगे, और जिनको एच के एलिमेंट फिक्स करते हैं। तो एक्स्ट्रा कुछ इसमें और आ जाएगा, कुछ एफ एफ तो डेफिनेटली आना ही आना है, क्योंकि एफ के जो एलिमेंट्स होंगे उनको तो
जो एफ ऑटोमॉर्फिज्म है वो तो फिक्स रहते ही रहता है, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा एलिमेंट आएंगे वो एलिमेंट आएंगे ई के, जिनको एच के जो ऑटोमॉर्फिज्म है, एफ के एच के जो एलिमेंट है उनको ई के एलिमेंट को भी फिक्स करता है। तो डेफिनेटली जो दिस सेट होगा वो एफ के एलिमेंट्स को भी अपने में कंटेन करेगा। इट मीन दैट ई ऑफ एच इज सबसेट ऑफ एफ, एंड you can say if H is equal to G of E by F, then F is a subfield of fixed field En, और ये जो आपका F होगा ये E H की सबफील्ड होगी। यू कैन verify it. Okay, so these are the 2 points, very very important. So I hope you got the point कि फिक्स फील्ड में हमने, हमारे पास ये ई है, ठीक है, और यहाँ पे भी ई है हमारे पास। तो और जो यहाँ पे मैपिंग्स हैं, जितनी भी मैपिंग है इसके अंदर ऑटोमॉर्फिज्म, तो जो मैपिंग इन दोनों के बीच में डिफाइंड है, चाहे वो सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा 3 है, जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म एच के अंदर कंटेन्ड है, तो अब ई के वही एलिमेंट एच के अंदर आएंगे, ई एच के अंदर वही एलिमेंट आएंगे। तो इट मीन दैट अगर यहाँ पे मान लो कि टी है तो वो टी के साथ ही एसोसिएट, क्योंकि इधर भी ई है इधर भी, तो ई का टी के साथ ही एसोसिएशन होना चाहिए, चाहे हम सिग्मा 1 से चेक करें, चाहे हम सिग्मा 2 से चेक करें, चाहे सिग्मा 3 से चेक करें। और अगर यहाँ पे हम कोई एलिमेंट, यहाँ पे हमारे पास अल्फा है, तो वो डेफिनेटली अल्फा के साथ ही एसोसिएट होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस मैपिंग्स। चाहे सिग्मा 1 लें, सिग्मा 2 लें, तो उनकी जो आपस में फिक्सेशन है वो रहनी चाहिए अल्फा अल्फा के साथ। तो इस तरह के एलिमेंट ही आपके इस फिक्स फील्ड में एग्जिस्ट करेंगे। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट दिस मीन। नाउ वी डू सम एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। तो सबसे पहले कल जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस करा था उसी को हम फिक्स फील्ड के कंटेक्स्ट में देखते हैं। तो हमने कल डिस्कस करा था, हमने फाइंड आउट करा था ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप फाइंड आउट करे थे हमने सी वाई आर के लिए। तो डेफिनेटली सी वाई आर के लिए जो ऑटोमॉर्फिज्म आया था वो हमारे पास सिग्मा ही आया था, और वो सिग्मा जो था वो आइडेंटिटी एलिमेंट था कि जो भी एलिमेंट हम एसोसिएट करेंगे वही एलिमेंट वापस आएगा। क्योंकि हमने कल जो डिस्कस करा था तो सिग्मा ऑफ ए प्लस आयोटा बी पे अप्लाई किया, तो हमारे पास दो एलिमेंट आए थे, एक आया था सिग्मा प्लस आयोटा बी और दूसरा एलिमेंट आया था सिग्मा ऑफ ए प्लस आयोटा बी। तो यहाँ से दो तरह के एलिमेंट एग्जिस्ट करे इसके अंदर कि एक एलिमेंट के लिए दो के साथ एसोसिएशन हो रही है। तो यहाँ पे इसके अंदर हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, एक ले लिया हमने सिग्मा एंड सिग्मा यहाँ ले देते हैं इज आइडेंटिटी, ठीक, ये इसके लिए आइडेंटिटी हो गया। और दूसरा ले लिया हमने नीटा, ठीक, तो नीटा इसके लिए लेंगे बिकॉज इज नॉट आइडेंटिटी। वेयर सिग्मा ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और इसके लिए हम नीटा यूज कर लेते हैं जिसमें आइडेंटिटी नहीं आ रही है, कल के एग्जांपल के लिए डिस्कस करा था हमने।
तो नीटा ले लिया इज इक्वल टू ए प्लस बी फॉर ऑल ए बी जो आपका आएगा वो आर को बिलोंग करेगा। लेकिन हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने तो वो एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं जिनको फिक्स करेगा। सो x बिलोंग्स टू c, क्योंकि आपका भी यहाँ पे e हुआ ना, यहाँ पे e जो हो c हुआ, तो c ऑफ h, तो h तो हमारा यहाँ पे ये हो गया, तो h यहाँ पे हमारे पास h इज इक्वल टू g c ओवर r। तो हमने यहाँ पे फिक्स्ड फील्ड सी एच के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको तो ये एच का, इसको इवन से एच बोल सकते हैं हम ये, तो एच का एलिमेंट सिग्मा तो फिक्स करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीटा नहीं करेगा। तो इट मीन दैट करना चाहिए तो दोनों को करना चाहिए। तो हम पहले डिस्कस करा कि एच के सारे जो एलिमेंट है वो इसको फिक्स करने चाहिए एक्स को, तभी वो फिक्स फील्ड के अंदर एक्स होगा। ठीक, तो डेफिनेटली बी मस्ट हैव नीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आना चाहिए। अगर ये इसके अंदर है तो एक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिग्मा का कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम है नीटा से। तो हमें वो एक्स ढूंढने पड़ेंगे जिसके लिए नीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू भी एक्स आ जाए। ठीक, तो डेफिनेटली एक्स जो होगा वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक, सो डोंट थिंक ये आपका, तो अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी, सो दैट इज नीटा ऑफ ए प्लस आयोटा बी क्या आना चाहिए, ए प्लस आयोटा बी आना चाहिए। लेकिन नीटा ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर है, ए माइनस आयोटा बी के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ए कैंसिल हो जाएगा, और ए कैंसिल हो गया तो डेफिनेटली इट मीन दैट ये कैंसिल हो गया, सो इट मीन दैट ट्वाइस ऑफ आयोटा बी इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज बी इक्वल टू 0। अगर बी 0 आ गया इट मीन दैट जो एक्स है आपका वो ए प्लस आयोटा बी नहीं होगा, सिंपल ए होगा, और ए तो आपका रियल नंबर है। इट मीन्स दैट, सो इसका मतलब जो फिक्स फील्ड हम सी एच की बात कर रहे हैं, जी ऑफ सी वाई आर, दैट विल बी ऑल द रियल नंबर, जो भी आपका प्योरली रियल नंबर होगा, प्योरली रियल नंबर। तो कोई भी प्योर नंबर नहीं, इसका मतलब सारे के सारे रियल नंबर आ जाएंगे। तो फिक्स फील्ड ऑफ सी एच इज इक्वल टू आर, एंड वेयर एच इज automorphism group G of C by R. So it is equal to R. I think hope you understand this. सबसे पहले हमने H लिया ना, तो H के अंदर H के हमने कल फाइंड आउट करा था कि दो एलिमेंट होते हैं, डिमेंशन 2 फाइंड आउट करा था। तो डेफिनेटली एक तो आपका प्लस माइनस आयोटा आया था ए प्लस आयोटा बी के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ से हम क्लियर है कि दो एलिमेंट लेने हैं, तो एक तो आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेगा लेकिन दूसरा बिहेव करेगा। तो अब फिक्स फील्ड में तो वही एलिमेंट आएंगे जब वो दोनों के दोनों एलिमेंट्स के लिए वो फिक्स करेगा। तो डेफिनेटली इस कंडीशन को ओनली रियल नंबर्स ही सेटिस्फाई करेंगे, सो दैट्स व्हाई इसके अंदर रियल नंबर्स लेंगे। वन मोर एग्जांपल, एग्जांपल 2। कल हमने एक और एग्जांपल करा था, उसमें हमने जो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप किया था, दैट विल बी जी ऑफ क्यू ऑफ 2 रेज टू पावर 1/3 वाई क्यू। ठीक, तो इसको हम एच मान लेते हैं। ठीक, और इसका डायमेंशन कितना आया था, एक ही आया था, एक ही एलिमेंट था इसमें। तो डेफिनेटली इसका मतलब इसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा, और वो एलिमेंट कैसा होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी होगा वो, जो मैपिंग होगी वो आइडेंटिटी मैपिंग होगी। ठीक, सो डेफिनेटली इसमें तो कोई इशू नहीं है कि इसका मतलब फिक्स फील्ड यहाँ पे
जो E है वो Q ऑफ 2⁻⁴ ओवर H सब्स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो यहाँ पे H लिखेंगे। इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? तो वी मस्ट हैव वही एलिमेंट आएंगे जो X किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सिग्मा ऑफ X जो है वो X आना चाहिए। तो एक एलिमेंट है तो विच इज ट्रू, इट मीन्स दैट which is true for every element of Q of 2⁻⁴ तो इसका मतलब है यहाँ पे जो फिक्स फील्ड 2⁻⁴ HI वो Q of 2⁻⁴ ही होगी। So this is the second example. I hope you understand this, how to find fixed fields. Now we have a theorem. Before that we have a lemma, and this lemma is called Dedekind lemma. What is the statement of this? So lemma is, let F and E V fields, दो fields ले लिए, F और E, and let sigma 1, sigma 2, so on so, sigma n V distinct embeddings of F into E। ठीक है, embeddings है F into E, it means that is सबका जो डोमेन है वो F है और कोडोमेन जो है वो E है। suppose that for A1, A2, so and so, AN belongs to E, कोडोमेन से एलिमेंट लिए, and summation I varies from 1 to n, AI sigma I of A is equal to 0 for all A belongs to F। डेफिनेटली सिग्मा आई के साथ जो एलिमेंट एसोसिएट होगा वो F का होगा, क्योंकि डोमेन जो F है। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ A1 सिग्मा 1 ऑफ A प्लस A2 सिग्मा 2 ऑफ A प्लस सो एंड सो AN सिग्मा n of A is equal to 0 for all A belongs to F। इस A और A1 A2 के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये एलिमेंट E से आ रहे हैं, F से आ रहे हैं, तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन A and these A1 A2 so and so AN। then AI equal to 0 for all I 1 2 3 up to n। what this mean? it means that A1 भी 0 होगा, A2 भी 0 होगा, so and so सारे के सारे ये 0 होंगे। ठीक, तो अगर थोड़ा सा आप इसको
रिमाइंड करें, सो ये लीनियर इंडिपेंडेंस का डेफिनेशन टाइप हो गया। ठीक है, इसलिए आपके पास ये रिलेशन दिया है, और रिलेशंस में अगर ये सारे के सारे जो कोएफिशिएंट्स हैं अगर ये जीरो आ जाए तो हम बोलते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं दे विल बी इंडिपेंडेंट। तो वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट एम्बेडिंग्स है f इंटू ई, दे आर लीनियर इंडिपेंडेंट ओवर ई। ठीक, ओवर ई क्यों? बिकॉज जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं वो ई से आ रहे हैं। ठीक, सो लेट्स प्रूफ इट, कि प्रूव करेंगे हम इसका कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन से कैसे? सबसे पहले हम मान लेते हैं, अब ये बोल रहा है कि सारे कोएफिशिएंट जीरो होने चाहिए। हम ये मान लेते हैं कि नहीं, सारे कोएफिशिएंट जीरो नहीं होंगे। सो suppose there exist elements a1, a2, so and so, an belongs to e, इसमें से कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स, नॉट ऑल जीरो, नॉट ऑल जीरो, such that a1 sigma 1 of a2 sigma 2 of a plus so and so, sigma an sigma n of a is equal to 0। क्यूबिक इक्वेशन 1। क्लियर होगी बात? कि हमने मान लिया कि सारे के सारे जीरो नहीं होंगे, फिर भी ये जो रिलेशन है ये होल्ड करेगा। ठीक, तो डेफिनेटली कंट्राडिक्शन आनी है, क्योंकि हमने मान लिया कि दे आर नॉट जीरो, कुछ ही एक ही जीरो होंगे, नॉट ऑल जीरो, और उससे ये रिलेशन होल्ड करता है। ठीक, और फॉर ऑल, अगर यहाँ पे हम ए की बात करते हैं तो हम सभी एक्स के लिए होल्ड करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं कि इट इज होल्ड फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ एफ। तो मैं अब यहाँ पे एक्स के लिए लिख देते हैं इसको, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। ठीक, so now of all the equations of the form 1, ये जो इक्वेशन 1 बनी इसमें बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, इस तरह से हमने कोई रिलेशन लिया तो इस तरह से बहुत ज्यादा पॉसिबल है, लेकिन उन सभी कॉम्बिनेशंस में से हमने वो कॉम्बिनेशन लेना है जो जिसमें सबसे कम नॉन जीरो एलिमेंट हो। ठीक है, नॉट ऑल जीरोस मतलब कम, सबसे कम जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स हो। सो देयर मस्ट बी at least one for which the number of non-zero terms is least। ठीक, लीस्ट का मतलब ये हुआ कि ऑब्वियस है, अगर हम यहाँ पे टोटल n मान लो कि हमारे पास n की वैल्यू 10 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 10 टर्म है, और ये रिलेशन जो है वो हो सकता है कि 5 टर्मों के लिए होल्ड कर रहा है, 5 हमने जीरो ले ली और 5 नॉन जीरो ले ली और उसके लिए ही जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब लीस्ट जो होगी वो 5 होगी। लेकिन एक ऐसा कॉम्बिनेशन मिला जिसमें अगर हम 4 टर्म में नॉन जीरो लें और बाकी 6 जीरो ले लें
तब भी होल्ड कर रहा है, तो हम 5 वाला ट्राई नहीं करेंगे, फिर हम 4 वाला ट्राई करेंगे, तो लीस्ट नंबर के लिए, ठीक है। तो देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन फॉर विच द नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स इज लीस्ट। गॉट माय पॉइंट। तो हमने मान लिया यहाँ पे कि लीस्ट नंबर जो है वो m है, इस तरह से हमने मान लिया। लेट b1 सिग्मा 1 ऑफ x और b2 सिग्मा 2 ऑफ x प्लस सो bm सिग्मा m ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये सारे के सारे जो bi है ये नॉन जीरो होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर ऑल, एक तो इसको नंबर 2 कर देते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू f v सच रिलेशन, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। और साथ में वेयर जो सारे के सारे बी आई होंगे वो ई को बिलोंग करेंगे, एंड साथ में वी आई नॉट इक्वल टू 0, आई की वैल्यू 1 to m तक है, दे आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा पहली बात सबसे पहले है कि m की वैल्यू 1 तो नहीं होगी। अगर इफ m इक्वल टू 1 तो क्या हो गया, आएगा हमारे पास आएगा देन v1 सिग्मा 1 x इज इक्वल टू 0। ठीक, अब b1 तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि हमने यहाँ लिखा कि कोई भी b1 वो 0 नहीं है, तो इट मीन दैट इंप्लाइज सिग्मा 1 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू f। ठीक, क्योंकि v1 0 नहीं है। और ये अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सिग्मा 1 की जो मैपिंग है वो है f to e। इसका मतलब f से हम कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, f से हम कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, यहाँ से m से, यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट किसको टेंड कर रहे हैं, 0 को ही जा रहे हैं एलिमेंट। यही मतलब हुआ ना इसका, कि यहाँ पे हम f की जो मर्जी वैल्यू पुट करें, e1 ऑफ x जो वो 0 यार। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि सिग्मा 1 जो है इज नॉट 1 1, और ये 1 1 नहीं होगा तो इसका मतलब फिर ये एम्बेडिंग ही नहीं होगा। इसका मतलब देयर इंप्लाइज सिग्मा 1 इज नॉट embedding, so hence contradiction। contradiction किसके लिए आया, ये contradiction आया m इक्वल टू 1 के लिए। इसका मतलब m इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। ठीक, therefore m is greater than 1। ठीक, तो m जो होगा वो डेफिनेटली 1 से ज्यादा होगा। सो therefore या hence सिग्मा 1 नॉट इक्वल टू सिग्मा m। ठीक, क्योंकि पहले डिस्टिंक्ट दिए थे और हमने ये प्रूव कर दिया कि सिग्मा जो है वो m के बराबर नहीं है। सो तो दैट इंप्लाइज अगर इसको यूज करते हैं दोबारा, सिंस सिग्मा 1 इज नॉट इक्वल टू सिग्मा m, देयर एग्जिस्ट एक कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, कहाँ पे, f में, सच दैट, क्योंकि f इनका डोमेन है, सच दैट सिग्मा 1 ऑफ y इज नॉट इक्वल टू सिग्मा m ऑफ y। कम से कम एक एलिमेंट एग्जिस्ट जरूर करेगा। अब देखो आल्सो x जो है वो f को बिलोंग कर रहा है और y जो है वो भी f को बिलोंग कर रहा है, और f फेल्ड है तो डेफिनेटली x इंटू वाई भी f को बिलोंग कर रहा है।
करेगा। सो इसका मतलब ये है कि अगर हम रिलेशन 2 में, ये इक्वेशन 2 है, इसमें अगर x को हम x इंटू वाई से रिप्लेस कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन इज दैट कि हमें जो एलिमेंट है वो f के अंदर होना चाहिए। तो x इंटू वाई भी क्या है, f के अंदर है। सो रिप्लेस x इंटू वाई इन 2 वी हैव। अगर इक्वेशन 2 में हम ये रिप्लेस कर देते हैं तो व्हाट वी गेट v1 सिग्मा 1 xy x into y plus v2 sigma 2 x into y plus so and so sigma vm sigma m x into y इक्वल टू 0। ठीक, और हम इसको होल्ड करें, अगर इसको हम क्योंकि दिस आर द मैपिंग्स, होमोमॉर्फिज्म होंगी साथ में, तो डेफिनेटली हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो वी कैन राइट लाइक दिस, और b2 sigma 2 of x sigma y plus so and so sigma m of x m of y equal to 0। सो इसको हम इक्वेशन 3 दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को आपस में इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये टर्म कैंसिल हो जाए। तो डेफिनेटली इक्वेशन 2 में कोएफिशिएंट सेव करने के लिए इक्वेशन 2 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिग्मा 1 y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाइंग, इफ वी multiply 2 y sigma 1 of y and subtract from 3, और उसको इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देन वी गेट व्हाट वी गेट, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, साथ में v2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे सिग्मा 1 से मल्टीप्लाई करा है तो सिग्मा 1 y माइनस सिग्मा 2 y, और दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा 2 ऑफ x। उसी तरह से लास्ट टर्म में क्या बनेगा, vm सिग्मा 1 y माइनस सिग्मा m y, और दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा m ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक, अगर हम इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो कितनी टर्म में है, यहाँ पे एक टर्म कम होगी। अगर हम इसको रिलेशन को देखें तो इट इज वेरी सिमिलर टू द रिलेशन इक्वेशन 1। तो पहले तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि देखो ये जीरो तो नहीं है कहीं, तो दिस इज नॉन जीरो। सो द कोफिशिएंट सिग्मा m of x is vm sigma 1 y minus sigma m y is not equal to 0। क्यों नहीं है 0, देखो bm तो सारे के सारे नॉन जीरो है, बिकॉज bm इज नॉट 0 है, गिवन दिया हुआ है, देखो ऊपर लिखा हमने all vi are not equal to 0, ये देखो they are not 0। उसके साथ जो ये वाले जो दूसरी चीज ये देखो, जो सिग्मा 1 बाई है वो सिग्मा m बाई के इक्वल नहीं है। ठीक, सो दे आर नॉट इक्वल, सिग्मा y इज नॉट इक्वल टू
ठीक, तो डेफिनेटली फिर ये भी जीरो नहीं है, ये दोनों इक्वल भी नहीं है, तो डिफरेंस से जीरो आए, इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, तो ये जो इक्वेशन आई हमारे पास, दिस इक्वेशन इज वेरी सिमिलर टू दिस इक्वेशन इज this equation is very similar to equation 1। और इस इक्वेशन में जो एलिमेंट है वो m से कम है। इस इक्वेशन में जो टर्म्स हैं वो कितनी है, क्योंकि एक टर्म तो गायब हो गया, इसको तो आप कोएफिशिएंट में इंक्लूड कर लो ना, इस कोएफिशिएंट्स में ही आ गया, सिग्मा 2 ऑफ x ये भी कोएफिशिएंट में आ गया। तो डेफिनेटली इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो m-1। सो वी हैव fewer terms than m, so hence we get a contradiction for least terms of non-zero coefficients। तो हमने माना था कि इसकी जो कोएफिशिएंट्स हैं लीस्ट जो है वो m है, लेकिन व्हाट वी गेट ए सिमिलर रिलेशन, और इस रिलेशन में जो है वो रिलेशन इक्वल टू जीरो आ रहा है, और उसमें जो नंबर ऑफ टर्म जो है वो m से कम है। ठीक, सो हेंस ए कंट्राडिक्शन, इट मीन दैट जो हमने ये माना था कि ये जो इस रिलेशन है इसमें ये सारे के सारे कोएफिशिएंट्स जीरो नहीं होंगे, वो गलत था। सो ऑल कोएफिशिएंट विल बी जीरो। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ। देखो, जब हमने ये माना कि वहां पे लीस्ट टर्म एग्जिस्ट करेंगी, ठीक, तो यहाँ पे b1 b2 ये कोएफिशिएंट चेंज हमने जब वैल्यू पुट करी, बट यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस में ले लिए टर्म्स, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा m करके। तो अगर हमारे पास देखो ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, ओरिजिनल में था a1 सिग्मा 1, a2 सिग्मा 2, a3 सिग्मा 3, a4 सिग्मा 4 प्लस सो सिग्मा n an सिग्मा n इक्वल टू जीरो, लाइक दिस। अब ये जीरो तो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है ये टर्म जीरो हो जाए, ये नॉन जीरो थी, ये हमारे पास जीरो हो गई, ये नॉन जीरो थी, तो इसका मतलब फिर ये b1 बन गया, सिग्मा 1 एज इट इज रहा, और फिर ये जो a4 था फिर ये b2 बना, और सिग्मा 4 को हमने बोल दिया सिग्मा 2, लाइक दिस। उसी तरह से इसको हमने सिग्मा m bm बोल दिया, और यहाँ पे सिग्मा m। जो नॉन जीरो टर्म्स थी वो इस तरह से हमने ऑर्गेनाइज करके लिखी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जिस ऑर्डर में लिखे उसी ऑर्डर में वो पहली एम टर्म्स जो आपके नॉन जीरो आ जाएगी, वो तो आगे पीछे भी हो सकती है, तो उनको हम ऑर्गेनाइज करके इस तरह से लिख सकते हैं कि एम टर्म्स आपके पास नॉन जीरो, क्योंकि उसमें सिलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो तो एज इट इज रहेंगी कि दे आर डिस्टिंक्ट एम्बेडिंग। सो I hope you got this lemma. So this lemma is will be used in the next forum. So आज के लिए इस लेक्चर यहीं तक था। Thank you.